एवरीवन, आई एम काजल मयूर। आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में। अगर बेसिक्स की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से होते हुए एक रिवर फ्लो करती है जो चाइना के मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। नाउ ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। इस नदी को हिंदी में सिंधु और इंग्लिश में इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं। नाउ इस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसके अराउंड आज से करीब 5000 से 4000 साल पहले एक सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी, एक सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में थी, जिसको अब बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आप समझ गए होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो साइट्स हैं वो हमको इंडस वैली या उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास से मेनली देखने को मिलती हैं, इसलिए इसका नामकरण हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, अगर और थोड़ी बात करें तो इसके साइड बाय साइड 3 और सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन या समकालीन थी, यानी कि इसके ऑलमोस्ट साइड बाय साइड फ्लरिश कर रही थी। ठीक है, एक थी इसमें यहाँ पर इजिप्ट के पास इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो आज के इजिप्ट और उसके आसपास वाले एरिया में थी। एक थी इधर पर्शिया में, जो आज का इराक है और उसके आसपास का एरिया है, वहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और एक थी इंडिया के ऊपर में चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो these 3 civilizations were contemporary to Indus Valley civilization and these were flourishing side by side. But India, जो Indus Valley civilization थी, it was the most complex, sophisticated, advanced and most urbanized of the all. इन सब में सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड जो सिविलाइजेशन थी वो थी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर एरिया वाइज बात करें तो भी सबसे ज़्यादा एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन ही फैली हुई थी। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। अब ये देख लेते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई सिविलाइजेशन की, क्योंकि स्टार्टिंग से तो हम लोगों को पता नहीं था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में थी या कुछ ऐसा एग्जिस्टेंस में कभी हुआ होगा। तो चीज़ें पता कहाँ से चलती हैं। देखो, सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। ये एक प्रीलिम्स का फैक्ट। अब देखना, अब जो भी हम इस वाली स्लाइड में देखने वाले हैं उससे काफ़ी सारे हमारे प्रीलिम्स फैक्ट बन रहे हैं। चार्ल्स मेसन ने 1826 में सबसे पहले जानकारी दी। उन्होंने हड़प्पा सिटी में कुछ माउंट्स देखे, यानी कि बड़े बड़े टीले देखे और उसके बारे में जानकारी दी। ठीक है, वो एग्जैक्टली ये तो पता नहीं लगा पाए कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन रही थी, बट उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई एंशिएंट सिटी रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट इसका दिया आमरी, एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसके बारे में अलेक्जेंडर बर्नस ने इन द ईयर 1831। इन चीज़ों के बेसिस पर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल और फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने हड़प्पा में विजिट किया। सबसे पहले विजिट किया 1853 में, नेक्स्ट विजिट किया 1856 में। ठीक है, उनको वहाँ से कुछ चीज़ें मिलती हैं, उसके बेसिस पर उन्होंने एक ट्रायल एक्सकवेशन करवाया, यानी कि ट्रायल बेसिस पे खुदाई करवाई कि देखते हैं कि जो चीज़ें हमने भी नोटिस करी जाके और जो पहले के लोग भी बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कुछ मिलता है क्या यहाँ पे। तो एक स्मॉल ट्रायल एक्सकवेशन होता है, ट्रायल बेसिस पे खुदाई होती है। खुदाई का काम चलता है बिटवीन 1872 और 1873 के बीच में, और इसके बेसिस पे, इस खुदाई के बेसिस पे एक रिपोर्ट पब्लिश कर देते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम इन 1875। उसमें वो बताते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखी हैं, और उसमें वो एक यूनिकॉर्न सील का जिक्र भी करते हैं। ठीक है, जो बाद में भी खुदाई के टाइम पे काफ़ी मिली है यूनिकॉर्न सील, तो उसका जिक्र भी उन्होंने किया हुआ है अपनी रिपोर्ट में। फिर
जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1902 से लेके 1928 तक ये डायरेक्टर जनरल रहे, और उन्होंने काफ़ी रिन्यूड इंटरेस्ट दिखाया कि अब ये यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन थी इनके पास में, ये रिपोर्ट भी थी अलेक्जेंडर कनिंघम की, और उन्होंने हड़प्पा की डिस्कवरी के लिए एक्सकवेशन करवाए। 1921 में उन्होंने दयाराम साहनी को बोला कि तुम जाके इस साइट का सर्वे करो। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में सर्वे किया कि कौन सी सिटी का, हड़प्पा का, और वो एक्सकवेशन करवाया, और इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट आ जाती है। अब आप समझ रहे होंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो नाम पड़ा वो कहाँ से पड़ा। तो फर्स्ट साइट जो एक्सकेवेट हुई है, फर्स्ट साइट जो मिली हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो थी हड़प्पा। उसके बेसिस पर हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर 1922 में, एक साल बाद ही, NG मजूमदार ने एक्सकेवेशन लीड किया कि कौन सी साइट का, मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन स्टार्ट किया, और फिर ये साइट हमारी एग्जिस्टेंस में आ जाती है इन द ईयर 1922। एक और साइट मिल जाती है, उसके बाद थोड़ी दिन तक और रिसर्च चलती है, और 1924 में फाइनली जॉन मार्शल ये अनाउंस कर देते हैं कि हमने एक सिविलाइजेशन डिस्कवर कर दी है, और उसका नाम दे देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, प्रीलिम्स का फैक्ट ये बन गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नामकरण था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको बोलेंगे, ये किसने किया था और कौन से ईयर में किया था? ये किया था जॉन मार्शल ने इन द ईयर 1924। ठीक, हाँ, सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मेसन ने 1826 में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो पीछे जानकारी मिल रही थी उसके बेसिस पर विजिट किया फर्स्ट टाइम हड़प्पा में 1853 में, फिर दोबारा विजिट किया 1856 में। स्मॉल ट्रायल एक्सकवेशन करवाया, ट्रायल लेवल पे खुदाई करवाई 1872 से 1873 के बीच में, और रिपोर्ट पब्लिश कर दी 1875 में। ये सारे ईयर्स आपको ध्यान रखने की कौन से ईयर में क्या हुआ था। फिर जॉन मार्शल कब से कब तक थे डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? ये थे 1902 से लेके 1928 तक। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई 1921 में हुई, किसने? दयाराम साहनी ने सर्वे किया, एक्सकवेशन लीड करा, और हड़प्पा ये साइट थी। फिर 1922 में NG मजूमदार के अंडर में एक्सकवेशन होती है, मोहनजोदड़ो फाउंड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आज वाले चैप्टर में देखो हम देखेंगे कि बेसिक फीचर्स क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं फीचर्स पे, और उसके अलावा नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि साइट्स एक्सकेवेट किसने करवाई। ठीक है, एक्सकेवेटेड बाय कौन से ईयर में हुई एक्सकेवेट। ठीक है, और वहाँ से क्या क्या मिला है, फाइंडिंग्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या क्या है, जो क्वेश्चन हमारे उठते हैं बेसिकली प्रॉब्लम्स में, हम वो देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर, नेक्स्ट वाले टॉपिक में। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के बारे में कि रफ टाइम पीरियड क्या था। तो देखो, एग्जैक्टली टाइम पीरियड तो अब तक कोई नहीं बता पाया है, बिकॉज इतनी पुरानी चीज़ें थी, तो कार्बन डेटिंग के थ्रू या फिर डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो होती है उस प्रोसेस के थ्रू ही पता लगा पाते हैं चीज़ों का। तो एक रफ टाइम पीरियड जो है वो निकल के आता है 3300 से 1300 BCE तक का, यानी कि आज से करीब 5000 से लेके 3000 साल पहले तक ये सिविलाइजेशन रही होगी। ठीक है, नाउ अब देखो, इसको स्टडी करते हैं तो 3 फेज में डिवाइड कर देते हैं, अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेट फेज। अब मान लो कि कोई हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम भी एक टाइम पे हमारा बर्थ होता है, फिर हम एडल्ट्स बनते हैं, धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, और फिर एक दिन मर जाते हैं। ऐसे ही कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्रिएचर हो, और भले ही वो सिविलाइजेशन ही क्यों ना हो, वो कहीं से स्टार्ट होती है धीरे धीरे, फिर वो अपने एक टॉप चरम सीमा पर पहुंचती है और डिक्लाइन होकर एक दिन खत्म हो जाती है। तो वैसा ही कुछ हुआ था हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की, एक जगह से स्टार्ट हुई, फिर फ्लरिश हुई, अपने टॉप लेवल पे पहुंची, और फिर डिक्लाइन होते होते एक दिन खत्म हो गई। ठीक है, अर्ली फेज की अगर हम बात करें तो ये रफली आता है 3300 से 2600 BC तक। जो मैच्योर फेज था, जहां हमको बहुत बड़े बड़े शहर देखने को मिलते हैं, वो आता है 2600 से 1900 BCE के बीच में, और लेट फेज हम मान सकते हैं 1900 से 1300 BCE के बीच में। ठीक है, अब आप देखोगे कि 1500 BCE से हमारा आर्यन कल्चर भी इंडिया में आ जाता है, ऋग्वैदिक एज आ जाती है। ठीक है, तो रफली यहाँ तक ही इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी। अब यानी कि प्री हड़प्पन फेज, अब तक हड़प्पन फेज आया नहीं था, तो उसमें क्या था कि पहले इंसान वो नोमैडिक यानी कि हंटर गैदरर था, खाना बदोश था, और
एक जगह रुक के जीवन व्यतीत नहीं करता था, बट प्री हड़प्पन फेज में उसने क्या किया कि एक जगह रुक के सेटल्ड एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ अपनाया, और उसके एग्जिस्टेंस हमको मिलते हैं एविडेंसेस कहाँ से, मेहरगढ़ से, जो कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान में ये साइट लोकेटेड है आपकी। तो यहाँ से हमको प्री हड़प्पन फेज के एविडेंसेस मिलते हैं। फिर आता है अर्ली हड़प्पन फेज, यानी कि अब चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो धीरे धीरे करके विलेजेस, ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ टाउन्स होती है, वो टाउन्स बनने लगते हैं और ट्रांजिशन होता है फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन लाइफ, यानी कि ग्रामीण से शहरी सभ्यता की ओर मूव कर जाते हैं इन द अर्ली हड़प्पन फेज। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक शहरी सभ्यता थी। तो इसके एविडेंसेस हमको मिलते हैं आमरी और कोटदीजी से, जो सिंध में लोकेटेड हैं, अगेन पाकिस्तान में। ये कौन सा फेज दिखाते हैं, अर्ली हड़प्पन फेज। फिर आता है हमारा मैच्योर हड़प्पन फेज, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज इमर्ज हुई थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट ऑफ द सिटीज हैं, वो मैच्योर हड़प्पन फेज में फॉल करती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स जिनके हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा एटसेट्रा। ठीक है। लेट हड़प्पन फेज, यानी कि अब डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका था और बाद में खत्म हो जाती है। लेट हड़प्पन फेज हमको देखने को मिलता है लोथल से। तो ये सारे आपके प्रीलिम्स फैक्ट है। आपको ये एक्सटेंट की बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। नॉर्थ में मांडा जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, जो चेनब रिवर के किनारे लोकेटेड है। कौन सी रिवर, चेनब रिवर, मांडा, जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ। आलमगीरपुर जो हमारा प्रेजेंट में मेरठ में है, ये है यूपी में, कौन सी रिवर के किनारे, हिंडन रिवर के किनारे। तो ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है। दायमाबाद जो लोकेटेड है प्रावरा रिवर के किनारे महाराष्ट्र में। प्रावरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है प्रावरा रिवर, उस पर लोकेटेड है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ये हमारी अब तक की सदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर में जो लोकेटेड है दस्त रिवर के बैंक पे। तो ये हमारी कौन सी ये साइट है, हमारी वेस्टर्न मोस्ट साइट। ठीक है। तो हमारे पास चारों डायरेक्शंस की जो सबसे तो हमारे पास ये साइट्स हैं कि कौन से डायरेक्शन में कहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट था, कहाँ तक वो फ्लरिश कर रही थी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है, कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंडन की अगर बात करूँ तो ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हिंडन किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर। किस पे, कौन सी साइट लोकेटेड है, आलमगीरपुर, जो मेरठ में है प्रेजेंट के, और ये यूपी में पड़ती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये साइट्स जो हैं सारी, इसको हम करते हैं तो एक हमको देखने को मिलती है शेप, डायमंड शेप। तो क्वेश्चन अगर आता है कि अगर इसकी एक्सटेंट को हम मिला देते हैं तो कौन सा शेप में फैली हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप कहोगे कि डायमंड शेप में फैली हुई थी। ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल इसका एक्सटेंट ज़्यादा था या वर्टिकल एक्सपेंशन ज़्यादा था। तो देखो वर्टिकली तो ये 1400 के अराउंड है, 1400 किलोमीटर, और इसको अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो ये बैठता है 1550 या अराउंड 1600 किलोमीटर। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा है, तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी एज कम्पेयर टू द वर्टिकल डिस्टेंस। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, बिकॉज ये सारे आपके प्रीलिम्स के इफेक्ट हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। देखो मैंने पहले भी बताया, अभी बता रही हूँ कि इन साइट्स को हम डिटेल में भी, जो इंपॉर्टेंट साइट्स है जैसे हमारी मोहनजोदड़ो हो गई, हड़प्पा हो गई, चनहुतड़ो हो गई, इनके बारे में हम आगे एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि इनकी एक्सकवेशन किसने करवाई, कौन से ईयर में हुई। ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या हमको देखने को मिलती हैं इन सब जगह से। तो अभी हम देखने वाले हैं सिर्फ कि ये साइट्स कौन कौन सी है और कहाँ पर लोकेटेड है। तो देखो पाकिस्तान के सिंध में, सिंध कहाँ पे है, पाकिस्तान में, यहाँ पे जो साइट लोकेटेड है वो है मोहनजोदड़ो, चनहुतड़ो, आमरी और कोटदीजी। ये चारों की चारों साइट सिंध में पड़ती हैं पाकिस्तान के। पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब में एक साइट है हड़प्पा, जो कौन सी रिवर के किनारे है, रावी रिवर के। ठीक है। पंजाब जो इंडिया वाला पंजाब है, वहाँ पे कौन कौन सी साइट है, रोपड़, बारा और संघोल। उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, जिसकी हमने अभी बात करी, और हुलस। हुलस है हमारा सहारनपुर में। कहाँ पे है, सहारनपुर में। गुजरात में है देसालपुर, सुरकोतड़ा, ढोलावीरा, लोथल और रंगपुर। ठीक है। ये सारी साइट्स हमारी हैं गुजरात में। हरियाणा में है बनावली, राखीगढ़ी और मिथातल। अफगानिस्तान में है सोरतुगई और मंडीगक।
ठीक है, तो ये सारी साइट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइट कहाँ पर पड़ती है, लाइक हरियाणा में कौन सी पड़ती है, पंजाब में कौन सी पड़ती है, ऐसे करके। अच्छा, एक राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पर एक साइट है कालीबंगन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, तो ये भी आप नोट कर लेना, कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है, अब देखो फीचर्स पे चलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स क्या थे। तो पहली सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि मैंने आपको बताया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन, जो अब तक अपने टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है। इसकी टाउन प्लानिंग से आपके मेंस में भी क्वेश्चन उठते हैं, यूपीएससी के मेंस में और यूपीपीएससी दोनों के मेंस में इससे क्वेश्चन उठे हुए हैं टाउन प्लानिंग से। प्रीलिम्स में तो उठते ही हैं नो डाउट, मेंस में भी आपके क्वेश्चन उठते हैं कि टाउन प्लानिंग कैसी थी प्रेजेंट में, अगर हम देखें तो क्या सिमिलैरिटीज़ मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग में और आपके टाउन प्लानिंग में, ठीक है, या क्या सीखा जा सकता है। तो वैसे करके वी गेट द क्वेश्चंस। नाउ बात करते हैं इसके टाउन प्लानिंग के फीचर्स के बारे में। तो देखिए, सारी जो मेजर सिटीज़ थी इंडस वैली की जितनी भी हमको मिली हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, एक तो था सीटाडल यानी कि गढ़ी या दुर्ग, और एक था लोअर टाउन। ठीक है, वेस्ट में था हमारा सीटाडल, गढ़ी या दुर्ग, जो सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ रहता था। ठीक है, ये ऊंचाई पे लोकेटेड था, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे लोकेटेड था और एक सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ था, इसलिए इसको गढ़ी या दुर्ग, फोर्ट वाले टाइप का था। ठीक है, और एक नीचे लोअर टाउन था। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हमारे रूलिंग क्लास रहती होगी। ठीक है, रूलिंग क्लास रहती होगी और यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल रहते होंगे नीचे वाली जगह में, जैसे नॉर्मली देखने को हमको मिलता था। बाद में जो लाइक पैलेसेस भी होते हैं तो उसमें राजा लोग रहते थे, जो नॉर्मल घर होते थे उनमें ऑर्डिनरी पीपल रहते थे, तो वैसे यहाँ पे था। लेकिन एक सिटी, एक साइट ऐसी है जहाँ से हमको तीन पार्ट्स में डिवाइडेड मिली है, जो है ढोलावीरा। ठीक है, मेनली देखो मैंने बताया कि वेस्ट में होता था हमारा सिटाडल, जो अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे होता था, गढ़िया दुर्ग जिसको बोलते थे, जहाँ पे रूलिंग क्लास रहती थी, और फिर उसके नीचे एक टाउन होता था, ऑर्डिनरी पीपल वहाँ पे रहते थे। लेकिन ढोलावीरा एक अकेली ऐसी साइट है अब तक की जिसमें 3 पार्ट्स में सिटी डिवाइडेड थी यहाँ पे, और उसमें साउथ में भी हमको एक्सटेंशन देखने को मिला है, साउथ में भी टाउन प्लानिंग देखने को मिलती है ढोलावीरा में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी सिटी थी, कौन सी ऐसी साइट है जहाँ जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, तो उसका नाम हो जाएगा आपका ढोलावीरा। ठीक है, वैसे तो ये धोलावीरा है हिंदी में, लेकिन मैं इसको ढोलावीरा पता नहीं क्यों कैसे प्रोनाउंस करती हूँ, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ढोलावीरा क्यों बोल रही हूँ। ये मैंने ऐसे याद की हुई थी चीज़ें, तो ढोला वही याद रह जाता है, वैसे ये धोलावीरा है हिंदी में। ठीक है, अब इसके बाद तो ये फैक्ट हो गया। अब एक्सकवेशन से पता चला है कि हाउसेस जो थे वो बर्न्ट ब्रिक्स के बने हुए थे, यानी कि जब मिट्टी की ईंटों को जलाकर पक्की ईंट बनाया जाता है उससे बने हुए थे सारे हाउस। लेकिन मड ब्रिक हाउसेस देखने को कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगन से हमको मड ब्रिक हाउसेस के भी देखने को मिले हैं। लेकिन ज़्यादा जो यूज़ हुए थे मेनली वो कौन से ब्रिक्स थे, बर्न्ट ब्रिक्स। लेकिन एक साइट ऐसी है जहाँ से हमको कच्चे ईंटों के घर देखने को मिले हैं, वो कौन सी साइट है, वो है कालीबंगन, जो मैंने अभी बताया था आपको राजस्थान में लोकेटेड है। तो देखो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, मैंने ऐसे ही इंक्लूड नहीं किए हैं, इन पर सब पे क्वेश्चन बनता है। टाउन में रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रोड्स थी जो एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती थी। ठीक है, ऐसे बनी हुई थी रोड्स, राइट एंगल पर कट करती थी एक दूसरे को, तो ग्रिड पैटर्न फॉलो किया हुआ था इन द टाउन प्लानिंग। सब बिल्डिंग्स में ज़्यादातर हमको प्राइवेट वेल्स यानी कि अपने घर में ही कुएं थे, और वो बाथरूम अच्छे से लाइक वेंटिलेटेड बाथरूम्स भी थे सब बिल्डिंग्स में, ऑलमोस्ट ऑल बिल्डिंग्स में। ड्रेनेज सिस्टम की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एडवांस था, जैसे हमको अब अंडरग्राउंड एक ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, तो वैसा हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी था, जिसमें मान लो कि जैसे ये बाथरूम है, ये प्राइवेट वेल्स हैं, तो बाथरूम से या जहाँ से भी पानी का जो एग्जिट होता था उसको अंडरग्राउंड इन ड्रेन से कनेक्टेड किया जाता था, फिर ये बाहर जाकर नालों में मिलते थे। और जो नाले होते थे, नालों की अगर बात करूँ तो वो सब हमारे स्टोन स्लैब से ढके हुए होते थे। ठीक है, उगड़े हुए नहीं होते थे, ढके हुए होते थे। और ड्रेन्स को जो नाले थे इनको दूर बनाया जाता था ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज से। ठीक है, यानी कि जो पीने का पानी हम जहाँ से लेते थे उनसे दूर रहते थे हमारे नाले, फॉर द ऑब्वियस रीजन्स सैनिटेशन की अगर बात करें तो इसलिए उनको दूर बनाया जाता था, और वो ढके हुए रहते थे। ठीक है, अंडरग्राउंड हर घर कनेक्टेड था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से, और आगे जाके वहाँ पे
जो नाले थे वो सब ढके हुए हमको मिलते थे। तो एक एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम मिल जाता है देखने को इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वाटर कंजर्वेशन पे भी ध्यान देते थे। इसके एविडेंसेस हमको कैसे मिले हैं, धोलावीरा में हमको बड़े बड़े कुंड देखने को मिले हैं, जलाशय देखने को मिले हैं, जिनको पानी रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता था कि मान लो बारिश हुई तो उसमें पानी रिजर्व कर ले, फिर बाद में उसको यूज़ कर लेते थे। तो रेजर्वोयर के एग्जिस्टेंस एविडेंसेस मिले हैं धोलावीरा से, तो जिससे हमको पता चलता है कि ये वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करते थे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स जैसे टेम्पल्स या पैलेसेस हमको देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में क्या है कि जो रूलिंग क्लास थी उसके लिए बहुत बड़े बड़े रहने के लिए पैलेसेस देखने को मिले हैं, टेम्पल्स देखने को मिले हैं। वैसा कुछ भी हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिलता है, बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स या महल नहीं मिले हैं। ठीक है, अगर मेन गेट की बात करें तो देखो ये हो गई मान लो कि मेन रोड, ठीक है, और पीछे वाली एक घर के पीछे की ये हो गई छोटी सी गली। तो मेन रोड में नहीं खुलते थे दरवाजे खुलते थे पीछे की छोटी छोटी गलियों में। क्यों? क्योंकि जिससे कि जो धूल वगैरह आती है, गंदगी आती है, उससे बचा जा सके और कोई भी एक्सीडेंट्स वगैरह से बचा जा सके। मान लो कि अब यहाँ पे हमारा मेन गेट पे दरवाज़ा खुल रहा है, कोई बच्चा यहाँ पे चला गया, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या था कि पीछे की छोटी छोटी गलियों में दरवाजे खुला करते थे। लेकिन लोथल की अगर बात करें जो गुजरात में सिचुएटेड है, क्योंकि एक पोर्ट टाउन था, एक ट्रेडिंग टाउन था, तो यहाँ पे दरवाजे खुलते थे मेन रोड पर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेन गेट के दरवाजे थे बेसिकली वो पीछे की छोटी छोटी गलियों में खुलते थे, मेन रोड पे नहीं खुलते थे। क्यों? जिससे कि हम गंदगी, डस्ट, धूल, गंदगी से बच सकें या कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, उससे बचने के लिए उनको पीछे छोटी छोटी गलियों में खोला जाता था। लेकिन लोथल में हमको देखने को मिलता है कि जो गेट है वो ओपन होता था मेन रोड पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी सिटी थी जहाँ पे, कौन सी साइट है ऐसे जहाँ पे मेन रोड पे भी ओपन होता था, वो है लोथल। देखो मैंने बताया ना ग्रिड पैटर्न था, तो वो ऐसे था कि राइट एंगल पर एक दूसरे को स्ट्रीट्स कट कर रही हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जहाँ कनेक्टेड था सारे घरों से। ये सीटाडल हो गया, अप्रेज प्लेटफॉर्म हो गया, ये हाउस ऑफ कॉमन पीपल हो गए। तो इसकी हमने बात कर ली है, आप ये इमेजेस में भी देख सकते हो। देखो ये कैसे पूरा ढका हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ से नाली कैसे जा रही है। तो ये सब एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। ये हमारा सीटाडल हो गया ऊपर, और ये हमारा लोअर टाउन हो गया जो हमको एक्सकवेशन में मिला है। ठीक है, ओके, मैंने ये इसलिए इंक्लूड किए हैं जिससे कि आपको चीज़ें थोड़ी ध्यान रहे। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो मेजर क्रॉप्स की अगर बात करें तो वीट एंड बार्ले मेजर क्रॉप्स थे, यानी कि गेहूं और जौ मेजर क्रॉप्स थे। उसके अलावा हमको राइस कल्टीवेशन के यानी कि पैडी के बहुत कम एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन दो जगह से मिले हैं, लोथल और रंगपुर, जो दोनों गुजरात में है। वहाँ से क्या मिला है हमको? भूसी मिली है। भूसी यानी कि जैसे पैडी हो गया, बाद में जब वो सूख जाता है राइस चावल, तो उसको जब निकालते हैं तो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा चीज़ें बचती हैं जो हम जानवरों को खिलाते हैं उसको भूसी मिलती है। तो उसकी भूसी के एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। अब भूसी तो तभी आई होगी ना जब वो उगाते होंगे राइस, ठीक है, कल्टीवेशन होती होगी तभी तो भूसी आई है। तो लोथल और रंगपुर से किसके एविडेंसेस मिलते हैं हमको? राइस कल्टीवेशन के। ये आपका प्रीलिम्स फैक्ट है, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं ये सब आपके प्रीलिम्स फैक्ट बन रहे हैं। उसके अलावा कुछ क्रॉप्स क्या उगाते थे? डेट्स, मस्टर्ड, सीसमम, कॉटन, राई, पीज, ये सब चीज़ें उगाते थे एग्रीकल्चर में। लेकिन मेजर क्रॉप्स की अगर बात करें तो ये वीट एंड बार्ले थे। और राइस के एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से मिले हैं सिर्फ। ठीक है, अब फर्स्ट टू प्रोड्यूस द कॉटन इन द वर्ल्ड, तो ग्रीस ने इनको सिंडन भी बोला। अच्छा, कॉटन का प्रोडक्शन अगर ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले कौन सी कंट्री ने किया था, तो ये इंडिया ने ही किया था। इंडिया से जाता है ग्रीक्स के पास, ग्रीक्स को इसको बोलते हैं सिंडन। क्या बोलते हैं? ग्रीस ने क्या नाम दिया? सिंडन नाम दिया। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यानी कि कॉटन भी प्रोड्यूस करते थे। अच्छा, एविडेंसेस की अगर बात करें कि हमको कैसे पता चला कि एग्रीकल्चर के एविडेंसेस थे नहीं थे, तो पहली बात तो ये क्रॉप्स के हमको एविडेंसेस मिले हैं। उसके बाद एक जुता हुआ खेत भी हमको मिला है, कहाँ से? कालीबंगन से, यानी कि जब खेत को जोत के छोड़ दिया गया है वो उसके एविडेंसेस हमको मिले हैं कालीबंगन, जो कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्लॉट फील्ड हम कौन सी साइड से मिला है, तो ये मिला है कालीबंगन से। टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो, यानी कि मिट्टी से बना हुआ हल हमको कहाँ से देखने को मिलता है? बनावली, हरियाणा से।
मनावली हरियाणा से हमको मिट्टी से बना हुआ हल देखने को मिला है। ठीक है, इसका मतलब वो एग्रीकल्चर करते थे और वो अपने लिए सफिशिएंट फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे, जिनके लिए उन्होंने ग्रेनरीज या अन्नागार, ठीक है, क्या बनाए हुए थे, अन्नागार बनाए हुए थे। यानी कि अनाजों को मान लो कि अब हमने प्रोडक्शन कर लिया, अब उसको कहीं पर सुरक्षित रखते थे कि ठीक है अभी मान लो अगले साल के लिए ज़रूरत पड़ जाए या बाद में ज़रूरत पड़ जाए, तो उसके लिए बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बनाई हुई थी, जो हमको ऑलमोस्ट ऑल मेजर साइट से मिल जाती है। ठीक है, और हड़प्पा से हमको अराउंड 6 ग्रेनरीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ग्रेनरीज हमको देखने को मिली है, यानी कि वो अनाज को फिर सुरक्षित भी रखते थे अन्नागार में। अब बात करते हैं पशुपालन की, कि वो लोग पशुपालन करते थे या नहीं करते थे, कौन कौन से मेनली पशु थे जो वो रखते थे। ठीक है, तो पशुपालन करते थे नो डाउट, उसमें मेजरली जैसे बैल हो गए, भैंस हो गई, बकरी हो गई, शीप हो गई, पिग्स हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स, गधे, कैमल्स, ये सब वो पालते थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऐसा माना गया है कि हमडुबुल, जो कुबड़ वाला बैल था, वो सबसे ज़्यादा फेवरेट था हड़प्पन्स का। क्यों? क्योंकि जो मोहरें हमको मिली हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो एनिमल यूज़ हुआ है वो ये कुबड़ वाला बैल ही हुआ है। तो बोलते हैं कि हमडुबुल इनका फेवरेट रहा होगा, इसलिए उसको इन्होंने सब सील्स पर या मोहरों पर मिलता है मेनली हमको देखने को। हॉर्स सेंटर्ड नहीं थी इकोनॉमी, यानी कि हॉर्स उतना मेजरली हमको कहीं भी देखने को नहीं मिला है, बट एक जगह से एविडेंसेस मिलते हैं हॉर्स के बोन्स के। हॉर्स बोन के एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं? सुरकोतड़ा से मिले हैं। ठीक है, सुरकोतड़ा से हमको हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं, बाकी साइड से नहीं मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मेनली जो ये हैं ये पशुपालन में हॉर्स सेंटर्ड नहीं रहे थे। ठीक है, लोयन को या शेर को अब तक नहीं जानते थे, क्योंकि इसके एविडेंसेस हमको कहीं से भी देखने को कोई सी भी साइड से अब तक नहीं मिले हैं। एलिफेंट और राइनासोर्स, जिसके एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं? आमरी से, उनको वेल नोन थे। ऑल्सो एलिफेंट और राइनासोर्स उनकी मोहरों पर भी बने हुए थे, सील्स पर भी बने हुए थे। तो इससे पता चल सकता है कि वो एलिफेंट और राइनासोर्स को जानते होंगे, उनसे वेल नोन होंगे। ठीक है, तो लोयन वॉज नॉट नोन, हॉर्स सेंटर्ड नहीं थी, लेकिन हॉर्स के एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं? सुरकोतड़ा से। और बाकी मैंने बता ही दिया कि हमडुबुल कुबड़ वाला बैल उनका फेवरेट रहा होगा, जो हमको उनकी सील से पता चलता है। अब आते हैं पॉलिटी पे कि कैसी पॉलिटिकल सिस्टम उनका कैसा था। तो देखो जो ज़्यादातर कंट्री जितनी भी हमको साइट्स देखने को मिली हैं, तो ऑलमोस्ट सब में एक तरीके का ही हमको आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। आर्किटेक्चर इन द सेंस कि बिल्डिंग एक तरीके से बनी हुई थी कि सिटाडेल था ऑलमोस्ट सब में, फिर एक लोअर टाउन था। ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स सब में यूज़ हुए हैं, एक को छोड़ के कालीबंगन में जहाँ पे कच्ची ईंटों का यूज़ हुआ है, अदरवाइज बर्न्ट ब्रिक्स ही यूज़ हुए हैं। ठीक है, फिर सील्स जो मिली हैं, मोहरें मिली हैं, सब जगह से एक जैसी मोहरें मिली हैं, तो इससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो जरूर होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जगह से कुछ ना कुछ तो ऑथोराइज जरूर हो रहा होगा, एक जगह से कंट्रोल हो रहा होगा। लेकिन ये क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि उनके पास ऑर्गेनाइज्ड फोर्स और लाइक आर्मी वगैरह थे, जैसे अभी प्रेजेंट में देखने को मिलते हैं। बाद में जब ऋग्वेदिक एज आएगी तो उसमें आपको आर्मी वगैरह देखने को मिलेगी, तो ये उसका क्लियर कोई एविडेंसेस हमको नहीं मिला है। ठीक है, प्रीस्ट या पुजारी लोग रूल नहीं करते थे हड़प्पा पर, जैसे कि लोअर मेसोपोटामिया में आपको मिलेगा कि जो पुजारी थे वो क्या थी? रूलिंग क्लास थी। प्रीस्टली क्लास रूलिंग क्लास भी थी मेसोपोटामिया में, बट ये चीज़ इंडस वैली पे अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि जितनी चीज़ें हमको मिली हैं उससे पता चलता है कि प्रोबेबली इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज रूल्ड बाय द मर्चेंट्स, यानी कि जो ट्रेडर्स थे वो मेनली इसको रूल करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, ट्रेड, अब बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड हमको कैसे पता चला है कि क्या ये ट्रेड करते थे नहीं थे? तो ट्रेड के एविडेंसेस हमको मिलते हैं। पहले तो अन्नागार थे, उन्होंने बड़े बड़े अन्नागार बनाए हुए थे। ठीक है, सील्स, मोहरों से मोहरें मिली हैं। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी, एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फॉलो करते थे ये लोग। तो हो सकता है कि वो मतलब कि लेन देन के लिए चीज़ें की जाती हैं फॉलो। ठीक है, रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर्स, यानी कि माप तोल की उनकी प्रणाली, जो हमको एविडेंसेस मिले हैं उससे पता चलता है कि उनके पास एक अच्छी खासी माप तोल की प्रणाली थी। मेजरिंग स्केल मिली है एलिफेंट टस्क से बनी हुई, यानी कि हाथी के दांत से निर्मित स्केल मिली है जिसमें चीज़ें मेजर की जा सकती थी। कहाँ से मिली है? लोथल से। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो ट्रेड तो करते होंगे। ठीक है, इंटर रीजनल एज वेल एज फॉरेन ट्रेड में ये लोग डील करते थे। क्यों? अब ये फॉरेन ट्रेड में डील करते थे, इसका हमको कैसे पता चला? तो जो सुमेरियन है टेक्स्ट, सुमेरियन टेक्स्ट यानी कि जो मेसोपोटामियन वाली सिविलाइजेशन थी, वहाँ से उन टेक्स्ट में क्या ट्रेड
उसमें टेक्स्ट में देखने को मिलता है कि दे फॉलो द ट्रेड रिलेशन विद मेलुहा। और मेलुहा किसका नाम है? एंशियंट नेम गिवन टू द इंडस रीजन। इंडस रीजन को सुमेरियन टेक्स्ट्स में या मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी उसका जो वेस्टर्न ईस्टर्न वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सुमेरिया। और वहाँ से उनके टेक्स्ट में ये दिखता है कि मेलुहा बोला गया है इंडस रीजन को। और उनके बीच में जो मध्यस्थ इंटरमीडिएटरी का काम करता था वो कौन था? दिलमन, जो अभी प्रेजेंट में बहरीन है, और मकरान कोस्ट वाले लोग क्या करते थे कि मीडिएटरी का काम नहीं, बिचौलिया का काम करते थे। किसके बीच में? इंडस रीजन, इंडस वैली पीपल के बीच में और सुमेरियन पीपल के बीच में, ठीक है। और वहाँ पे हमको एक दूसरे की जगह पे सील्स भी, मोहरें भी देखने को मिलती हैं एक दूसरे की। मेसोपोटामियन सील्स हमको मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स हमको देखने को मिली है मेसोपोटामिया से। तो इससे पता चल सकता है कि वो फॉरेन ट्रेड में भी एंगेज्ड थे। और सुमेरियन टेक्स्ट में तो लिखा ही हुआ है कि मेलुहा के साथ उनके ट्रेड रिलेशंस थे। मेलुहा वो किसको रेफर करते हैं? इंडस रीजन को। अभी आपका प्रॉब्लम फैक्ट हो जाता है कि सुमेरियन ने इंडस रीजन को किस नाम से कहकर बुलाया है, तो वो है मेलुहा, ठीक है। सुमेरियंस और इंडस वैली पीपल के बीच में कौन मीडियरी का रोल कौन निभाता था? तो ये था दिलमन, जो बहरीन है कंट्री अभी प्रेजेंट में, और मकरान कोस्ट के लोग, ठीक है। अब इन लोगों ने बोट्स और बैलगाड़ी का यूज किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज होता था। बार्टर सिस्टम होता है कि मान लो कि मुझे आपसे गेहूं खरीदना है, मैंने आपसे गेहूं खरीद लिया और आपको बदले में सिल्वर दे दिया, ठीक है, या कुछ और प्रोडक्ट दे दिया। आपसे वेट खरीद लिया, आपको बदले में राइस दे दिया। तो वो होता है हमारा बार्टर सिस्टम, यानी कि हम करेंसी में डील नहीं कर रहे होते हैं, एक सामान के बदले दूसरा सामान दे देते हैं, एक सामान ले लेते हैं, दूसरा सामान दे देते हैं, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो मेजरली वो फॉलो होता था। इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो मेन इंपोर्ट्स थे इनके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, जेड और स्टेटाइट। एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो मेजरली जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स काफ़ी होते थे, वो एक्सपोर्ट करते थे। कॉटन गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, टेराकोटा मिट्टी के बनी हुई फिगरीन्स, बर्तन वगैरह, या फिर मिट्टी के जो आइडल्स होते हैं वो एक्सपोर्ट करते थे। मन के बीड्स फ्रॉम चनहुदड़ो में हमको एक बीड की फैक्ट्री देखने को मिलती है, मनकों की फैक्ट्री देखने को मिलती है, तो वो एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। आइवोरी प्रोडक्ट्स, कॉपर वगैरह, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। अब देखो मैंने बताया आपको कि कॉपर से बना हुआ तराजू हमको कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो इसका मतलब है कि वो लोग माप तोल की प्रणाली से काफ़ी ज़्यादा नोन थे। फिर ये हाथी के दांत से बनी हुई एक मेजरिंग स्केल है जिसको मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता होगा, तो ये भी हमको देखने को मिलती है। वेट के लिए वो ऐसे स्क्वायर शेप्ड में कुछ चीज़ें यूज़ करते थे। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो मापतोल की प्रणाली से काफ़ी ज़्यादा नोन थे, जानते थे उसको, जानकार थे उसके, ठीक है। अब रिलीजन की बात करें कि रिलीजन कैसा था इंडस वैली लोगों का, इंडस वैली पीपल जो थे उनका रिलीजन कैसा था। तो देखो एग्जैक्टली तो कुछ भी पता नहीं चल सकता, बट जो भी हमको एविडेंसेस मिले हैं, सील्स मोहरें मिली हैं, या कुछ और मिट्टी के बने हुए कुछ इमेजेस मिली हैं, तो उनसे पता चलता है कि जो उनका मेल डिएटी था, चीफ मेल डिएटी, वो थे पशुपति महादेव। क्योंकि देखो ये जो सील है, अभी ये देखो आप, तो इस सील में देखो ये योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। इनको आइडेंटिफाई किया गया है एज प्रोटो शिवा या पशुपति की तरह इनको आइडेंटिफाई किया गया है। योगिक पोस्चर में बैठे हैं ये। इस सील में हमको क्या क्या देखने को मिला है? एक टाइगर है, ठीक है, एलिफेंट है, डायनासोर है और एक भैंसा है, बुल है। तो ये सब चीज़ें, और 2 डियर है नीचे। तो ये चीज़ें हमको प्रोटो शिवा की सील से, मोहर से देखने को मिलती हैं। चीफ फीमेल डिएटी थी इनकी मदर गॉडेस। ये इमेजेस मिली हैं हमको, तो माना जाता है कि ये इनकी पूजा करते थे और इसका नाम रखा गया मदर गॉडेस, ठीक है। इंडस वैली पीपल इन दोनों के अलावा किस चीज़ की पूजा करते थे? ट्रीज, नेचुरल फोर्सेज लाइक ट्रीज और एनिमल्स की पूजा भी करते थे। और ये लोग घोस्ट और डिविल फोर्सेज यानी कि भूत प्रेत में भी मानते थे। हमको कैसे पता चला? क्योंकि ये लोग उनके लिए एम्यूलेट्स यूज़ करते थे, तावीज वगैरह यूज़ करते थे इन फोर्सेज से बचने के लिए, ठीक है। जैसे अभी भी करंट में आपको देखने को मिलता है कि तावीज वगैरह यूज़ होते हैं।
उससे पता लग सकता है कि ये लोग एविल फोर्सेस भूत प्रेत आदि में मानते थे। ठीक है, तो देखो चीफ मेल डेटी कौन था, प्रोटोसिया या पशुपति। चीफ फीमेल डेटी थी मदर गॉडेस। उसके अलावा ये इन दोनों के अलावा नेचुरल फोर्सेस लाइक ट्रीज एनिमल्स की पूजा भी करते थे। उसके अलावा ये घोस्ट और इविल फोर्सेस में भी बिलीव करते थे, क्योंकि ताबीज हमको देखने को मिलते हैं, तो उससे पता लग सकता है कि ये लोग भूत प्रेत में मानते होंगे। नाउ सोसाइटी की अगर बात करें तो देखो मैंने बताया कि अर्बनाइज थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, मर्चेंट्स और प्रीस्ट यानी कि पुजारी लोग और जो ट्रेडर्स थे, ये लोग इंपॉर्टेंट क्लास थे इस पीरियड में। हड़प्पन्स जो थे फैशन कॉन्शियस थे, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स और बियर्ड यानी कि दाढ़ी वगैरह रखना बड़ा पॉपुलर था, और कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करते थे, जैसे कि लिपस्टिक और आईलाइनर वगैरह के एविडेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेकलेसेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स और फिंगर रिंग्स ये दोनों लाइक मैन एंड वीमेन दोनों वियर करते थे। बैंगल्स, गर्डल्स, एंकलेट्स और ईयरिंग्स ये सिर्फ वीमेन वियर करती थी। ठीक है, मनकों की फैक्ट्री, डिफरेंट चीज़ों से मन के तैयार होते थे, बीड्स तैयार होते थे, और ये काफ़ी पॉपुलर थे अमंग द इंडस वैली पीपल। जो बने हुए होते थे किससे, गोल्ड के मनके, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, क्वार्ट्ज के, स्टेटाइट के, लेपिस लजूली, इन सब चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों से बनते थे मनके, और ये काफ़ी फेमस थे। और ये एक्सपोर्ट, मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट भी करते थे ये लोग। बीड फैक्ट्री हमको, बीड और बेंगल फैक्ट्री चंद्रहुदड़ों से मिलती है, वैसे ही बेंगल फैक्ट्री हमको कालीबंगन से भी देखने को मिलती है। ठीक है, कालीबंगन से भी हमको बेंगल फैक्ट्री देखने को मिलती है, उसके अलावा चंद्रहुदड़ों से भी मिलती है। वैसे ही मनकों की फैक्ट्री भी थी, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में भी थी, चंद्रहुदड़ो में भी थी। ठीक है, फिशिंग, हंटिंग और वुल फाइटिंग उनके लिए पास टाइम था, यानी कि पास टाइम के लिए वो फिशिंग, हंटिंग और वुल फाइटिंग यूज़ करते थे। जो मेन ऑक्यूपेशन थी वो एग्रीकल्चर थी, ट्रेडिंग थी। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की। ठीक है, तो देखो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की बात करें तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट हो जाती है, सबसे पुरानी स्क्रिप्ट हो जाती है, और ये पिक्टोग्राफिक है, जिसको अभी तक समझा नहीं जा चुका है। ऐसे मतलब डिफरेंट इमेजेस या ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बना के, पिक्चर्स बना के, सिंबल्स का यूज़ करके इनकी स्क्रिप्ट थी, बट इसको हम अभी तक डिसाइफर समझ ही नहीं पाए हैं कि लोग क्या इसमें क्या बोलते थे, क्या ये लिखा हुआ है, उस चीज़ को हम अब तक समझ ही नहीं पाते थे। और ये कौन से मेथड में लिखी गई है, बोस्ट्रोफेडन मेथड। अब देखो, जो हम इंग्लिश लिखते हैं, ये लिखते हैं हम लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। वैसे ही हम उर्दू लिखते हैं, राइट से इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं और इधर से इधर की साइड लिखते हैं उर्दू। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी हम लिखते हैं ऐसे, और ये उर्दू लिखते हैं ऐसे। तो लेकिन बोस्ट्रोफेडन मेथड क्या होता है कि हमने एक लाइन में तो लिखा लेफ्ट से राइट की तरफ, और दूसरी लाइन में हमने लिखा राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर दोबारा हमने लिखा लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर चौथी लाइन में लिखा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं बोस्ट्रोफेडन। तो ये आपका अगेन प्रीलिम्स फैक्ट हो गया कि बोस्ट्रोफेडन मेथड क्या होता है, और कौन से मेथड से लिखते थे इंडस वैली पीपल, बोस्ट्रोफेडन मेथड में लिखते थे। इनकी स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक होती थी, यानी कि उसमें सिंबल्स और पिक्चर्स वगैरह यूज़ होते थे, जिसको हम अभी तक जिसका पता नहीं लगा पाए हैं, पढ़ नहीं सके हैं, समझ नहीं सके हैं। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं पोट्री की या फिर मिट्टी के बर्तनों की। तो प्लेन पोट्री ज़्यादा कॉमन थी एज कम्पेयर टू द पेंटेड पोट्री। प्लेन पोट्री ज़्यादा थी, और वो किससे बनी हुई थी, रेड क्ले से। ठीक है, जैसे आप देख भी रहे होंगे कि रेड क्ले से बनी हुई है, जिसके ऊपर ब्लैक ये चीज़ें बना दी गई हैं। तो रेड वेयर था मेनली, जिसको हम आगे जाके पढ़ते हैं, रेड एंड ब्लैक वेयर। रेड एंड ब्लैक पोट्री मेनली थी, ओकरे कलर्ड पोट्री भी बोलते हैं कहीं इसको, कौन सी, ओकरे कलर्ड। ठीक है, पेंटेड पोट्री रेड और ब्लैक थी, जैसे मैंने अभी बताया कि रेड एंड ब्लैक पोट्री। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से कलर की पोट्री यूज हुई थी इन द इंडस वैली, तो आपके पास ऑप्शन होगा, एक तो ओकरे कलर्ड के नाम से भी इसको जानते हैं, फिर रेड एंड ब्लैक वेयर, रेड एंड ब्लैक पोट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें हमारा जो रेड कलर था उसको बैकग्राउंड की या बेस की तरह यूज़ करते थे, उसके ऊपर डिज़ाइन कर देते थे ब्लैक कलर से, जैसे इसमें आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, बनाते क्या था उसमें, इन पे पैटर्न्स बनते थे डिफरेंट ट्रीज के, बर्ड्स के, एनिमल फिगर्स के, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ये थीम्स होती थी मेनली पोट्री की। मोस्ट ऑफ द पोट्री व्हील मेड है, यानी कि चाक से बनाई हुई पोट्री है ज़्यादातर जो मिली है, हैंडमेड कम है। हैंडमेड पोट्री क्या है, कम है, ज़्यादातर पोट्री चाक से बनाई हुई है, व्हील मेड है। तो देखो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है आपका कि ज़्यादातर पोट्री हैंडमेड थी, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या थी, मैंने आपको लिखा हुआ है चाक से बनी हुई थी। रेयर पॉलीक्रोम पोट्री, यानी कि डिफरेंट कलर से बनी हुई पोट्री जो थी वो बहुत कम थी, क्योंकि मेनली जो पोट्री थी वो रेड और ब्लैक कलर से बनी हुई थी। पॉलीक्रोम पोट्री यानी कई सारे कलर से बनी हुई पोट्री बहुत कम थी। अब बात करते हैं मोहरों की।
तो ज़्यादातर जो मोहरें थी वो स्क्वायर थी, स्क्वायर 2 × 2 स्क्वायर इंचेस की थी। और स्टेटाइट एक स्टोन का नाम है, उससे बनी हुई होती थी। ठीक है, मोहरों पर एनिमल बना हुआ होता था ज़्यादातर, जैसे एक मोहर पर एक एनिमल बना हुआ है, लेकिन काऊ किसी भी मोहर पर हमको देखने को नहीं मिली है। यानी कि गाय किसी भी मोहर पर अब तक जितनी भी मोहरें मिली हैं उस पर काऊ या गाय नहीं देखने को मिली है। ठीक है, एक साइड मोहर पर एक एनिमल का फिगर बना हुआ था, दूसरी साइड उस पर कुछ लिखा हुआ रहता था जो हम समझ ही नहीं पाए हैं अब तक। ठीक है, या फिर दोनों साइड पे इंस्क्रिप्शंस होते थे, ये भी होता था कि एक साइड फिगर बना हुआ है, एक साइड कुछ लिखा हुआ है, या फिर दोनों साइड कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन किसी भी एनिमल्स की फिगर मिली है तो किसी भी मोहर पर अब तक काऊ की फिगर हमको देखने को नहीं मिलती है। ऐसा माना गया है कि जो ये सील्स यूज़ होती थी इनको मेजरली कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे, फिर इनको ताबीज़ की तरह भी यूज़ करते थे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते होंगे या फिर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी ये चीज़ें यूज़ होती होंगी। स्वास्तिक सिंबल की सील भी हमको मिली है, यानी कि जिस सील पर स्वास्तिक बना हुआ है वो भी मिली है। और मेजरली जो थी स्क्वायर थी बट रेक्टेंगुलर देखने को भी हमको मिलती हैं मोहरें। तो ये आप देख सकते हो कैसी मोहरें थी। अब बात करते हैं इंडस वैली की आर्ट की, कला की। तो देखो, ब्रोंज कास्टिंग, ब्रोंज क्या होता है? ये होता है कॉपर प्लस टिन। कॉपर में अगर टिन को मिला दे तो ब्रोंज बन जाता है, तो उसके प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए। लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करते थे, जिसको हम सायर पर्द्यू भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रोंज के जो इमेजेस बनाते थे वो किस तरीके से बनाते थे, उसमें यूज़ करते थे लोस्ट वैक्स टेक्निक या सायर पर्द्यू टेक्निक भी जिसको बोलते हैं। तो ये प्रीलिम्स का फैक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि डांसिंग गर्ल मिली है मोहनजोदड़ो से। ये जो आप देख रहे हो इमेज, ये ब्रोंज की है, डांसिंग गर्ल इसका नाम रखा गया है। ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, जो त्रिभंग पोस्चर में है। ठीक है, यानी कि एक पैर को बेंड करके ऐसे साइड में लेके जाते हैं, उसको त्रिभंग बोलते हैं। मेजरली जो आपको श्री कृष्णा के उस पिक्चर्स में देखने को मिलता है। तो ये मिली है, इसका नाम रखा गया है डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। स्टोन स्टैचूज की अगर बात करें, ठीक है, पत्थर के बने हुए स्टैचूज की बात करें, तो एक बियर्डेड मैन का स्टैचू मिला है, जो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, जिसको ये बोला गया है कि ये कोई पुजारी हो सकता है या फिर किंग हो सकता है। ये जो है बियर्डेड प्रीस्ट या इसको किंग प्रीस्ट भी बोला गया है, इसका स्टैचू हमको मिलता है मोहनजोदड़ो से। ये सोप स्टोन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? सोप स्टोन का। ठीक है, एक तरीके का स्टोन होता है। फिर रेड स्टोन की एक फिगर मिली है, मतलब कि धड़ की इमेज मिली है, मेल टोर्सो मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से। तो ये है रेड सैंड स्टोन का। अगर टेराकोटा फिगर्स की बात करें, यानी कि जो मिट्टी को जलाकर या पकाकर जो बनाए जाते हैं फिगर्स, इमेजेस वगैरह, तो ये बहुत कम नंबर में मिली है और उतनी रिफाइंड नहीं है, यानी कि क्रूड फॉर्म में है। और इसके एग्जाम्पल जैसे मदर गॉडेस की इमेजेस मैंने आपको पीछे दिखाई थी। फिर टॉयज वगैरह कुछ मिले हैं। तो ये तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये कम नंबर में है। टेराकोटा फिगर्स बहुत कम नंबर में है और बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, रिफाइनमेंट उनमें बहुत ज़्यादा नहीं है। कैसी है? क्रूड है, शेप में और फॉर्म में अपनी क्रूड है बहुत ज़्यादा। और एग्जाम्पल्स में मदर गॉडेस हो गई, बहुत ज़्यादा टॉयज वगैरह मिले हैं, मास्क ऑफ हॉर्न डिएटी मिला है। तो ये हमारे टेराकोटा फिगर्स हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुई होगी। ठीक है, अब हमने बाकी सारे फीचर्स देख लिए हैं, डिक्लाइन कैसे हुई होगी। तो 2000 BC के बाद से डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कब से? 2000 BC के बाद से डिक्लाइन शुरू हो जाता है और अराउंड 1300 BC खत्म हो जाती है। ठीक है, रीजन्स जो बताए गए हैं, हो सकता है कि जैसे सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, फिर आर्यन इन्वेजन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1500 के अराउंड इंडिया में ऋग्वैदिक कल्चर आ जाता है, आर्यन्स आ जाते हैं। तो हो सकता है कि आर्यन ने इन्वेजन कर दिया हो और इन लोगों को मार दिया हो, तो वहाँ से ये पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई हो, या फिर ट्रेड डिक्लाइन होने की वजह से खत्म हो गई हो। अगर हम नेचुरल कैलमिटीज़ की बात करें तो फ्लड्स, अर्थक्वेक वगैरह कुछ ऐसा आया हो नेचुरल कैलमिटी और उसकी वजह से खत्म हो गई हो। तो देखो, आर्यन इन्वेजन का जो मत था इसको अस्वीकार कर देते हैं ज़्यादातर लोग। और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल रीजन माना गया है डिक्लाइन का, वो माना गया है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी कि इकोलॉजी इम्बैलेंस हुई होगी और उसकी जैसे कि मान लो सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गई, अब लोग भूखमरी से मर गए, तो वैसे करके कुछ हुआ होगा। ये मत सबसे ज़्यादा स्वीकार किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे रीजन्स हैं, जिसमें एक रीज़न आर्यन इन्वेजन भी आपको मिलेगा, या फिर हो सकता है कि फ्लड आया हो, अर्थक्वेक आया हो, उसमें लोग मर गए हों,
बट जो सबसे ज़्यादा माना गया है कि क्या रीज़न रहा होगा डिक्लाइन का, वो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम्स फैक्ट अगेन हो जाता है। अब कल के लेक्चर में ये हो गए, हमने फीचर्स देख लिया, डिक्लाइन कैसे हुई ये देख लिया। कल के लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपने, कि मेजर साइट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स कौन से ईयर में एक्सकेवेट हुई थी, किसने एक्सकेवेट की थी और वहाँ से फाइंडिंग्स कौन सी मिली हैं, और इसके अलावा कौन सी रिवर के किनारे साइट लोकेटेड है। ये सब चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वाले उसमें देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।